आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिर के भैया बहनों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक हमारा अतीत भाग 2 के पाठ क्रमांक 2 नए राजा और उनके राज्य का अध्ययन करेंगे। वीडियो प्रथम भाग है। 7वीं शताब्दी के बाद कई सारे राजवंशों का उदय हुआ। इस मानचित्र में अपन जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में देख सकते हैं, दिखाया गया है। इसमें जो एक तिरछी लाइनिंग की गई है जो वो परिवर्तनशील सीमाओं के संकेत दर्शाती है, मतलब वो सीमाओं का संकेत दर्शाती है। और ये सीमा परिवर्तनशील है, मतलब ये स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से सीमा है। ये पश्चिम बंगाल के पास जो दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, ये पाल शासकों का राज्य था यहाँ पर। और इधर दिल्ली से थोड़ा नीचे की ओर और मध्य प्रदेश का भाग है शायद तक, और गुजरात का, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राज का शासन था। और नीचे की ओर ये जो दिख रहा है आपको लाइनिंग की भी, यहाँ पर पाल राष्ट्रकूट शासकों का शासन था। नए राजवंशों का उदय, अगला टॉपिक है अपना नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे, वो अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं सदी तक आते आते जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न अलग अलग भागों में जो बड़े बड़े भूमि के स्वामी थे, भूस्वामी, और जो योद्धा सरदार जो थे वो अपने अस्तित्व में आ चुके थे। उनका अस्तित्व बढ़ने लगा। और राजा लोग होते थे वो प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में उन्हें मान्यता देते थे कि ये हमारे मातहत है या सामंत है। और उनसे राजा ये उम्मीद करते थे कि राजा या स्वामी के लिए जो ये मातहत या जो सामंत है ये उनके लिए उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाने आए, और अन्य जो उन्हें सैन्य की सहायता की ज़रूरत होती थी तो उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करे। ये इस प्रकार की उनके राजाओं की इच्छा थी कि उनके लिए वो हमेशा उन्हें उपहार लाए दे, उनका हाजिरी दे दरबार में आकर, और सैन्य सहायता भी दे। इस प्रकार की उन्हें इच्छा थी उनकी। लेकिन अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर जो सामंत होते थे वो अपने आप को महासामंत, बड़ा सामंत समझने लगते थे, या महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का अर्थ होता है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। और कभी कभी वे अपने जो स्वामी होते थे, राजा महाराजा होते थे, उनके आधिपत्य से स्वयं को स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। इस तरह एक उदाहरण है कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासक था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के, शुरुआत में जो राष्ट्रकूट थे ये लोग कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीश थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और उसे हराया। और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान रखा गया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का क्या किया, इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। ब्राह्मणों का क्या काम होता है कि जो अस्त्र विद्या जो अलग का विषय से अपना ब्राह्मणों का काम होता है पूजा पाठ वगैरह करना, उसको छोड़कर उन्होंने अपने काम को छोड़कर उन्होंने शस्त्र उठा लिया और शस्त्र को अपनाकर क्षत्रिय का काम करने लगे। और परंपरागत पेशे को छोड़कर, उनका परंपरागत जो काम था उसको छोड़कर उन्होंने शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक क्या किया, स्थापित किया।
एक अपन को जो चित्र दिख रहा है ये एलोरा की गुफा है, 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु भगवान को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखलाया गया है। और यह राष्ट्रकूट काल की कृति का चित्र है। मतलब आपने नरसिंह भगवान का आपने जो चित्र है वो इसमें दिखाया गया है, जिन्होंने हिरण्याकश्यप को क्या किया था, हिरण्याकश्यप का वध किया था, वही उसका ही ये चित्र है। अब राज्यों में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से थी। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब 3 भुवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम बड़ी बड़ी उपाधियां उन्होंने खुद ही धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जो ये किसान, पशुपालक और कारीगर जो लोग होते थे, इनसे संसाधन ये सामंत लोग, राजा लोग इकट्ठा करते थे और जो इन किसान, पशुपालक या कारीगर होते थे उनको मनाने के लिए क्या करते थे, अक्सर क्या करते थे, उनके उत्पादकों का एक हिस्सा होता था, उसे उन्हें त्यागना पड़ता था। किसानों, पशुपालकों और कारीगरों मतलब उन राजा या सामंतों को एक हिस्सा देना पड़ता था उनके उत्पादक का। इसके लिए उन्हें या तो ठीक मनाया जाता था और कई बार उन्हें बाध्य भी किया जाता था देने के लिए। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। लगान मतलब कर वसूल, टैक्स जिसे अपन कहते थे, वो मानकर किसानों, पशुपालकों, कारीगरों या संसाधनों से इकट्ठे किए जाते थे। जिस प्रकार ये जो टैक्स होते थे वर्तमान में, जिस प्रकार से आपने कभी शब्द सुना होगा जीएसटी, ये भी एक प्रकार का कर या टैक्स है। और राजस्व व्यापारी भी होते थे, उनसे भी ये कर लिया जाता था। एक शब्द है 400 कर। ये तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। जो कर है उनके लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वैटी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब रुपए नहीं लिए जाते थे उनसे, कोई उनसे उत्पादन नहीं लिया जाता था, बल्कि उनसे जबरन मतलब उनसे जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था, परिश्रम करवाया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमे यानी कि भू राजस्व थे। और मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, मकान पर छाजन डालते थे उस पर भी कर लगता था। और खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लगाया जाता था। और पारिवारिक संपत्ति था, उसका उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता। मतलब यह जिस पिता की संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है और उसका उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए पुत्र को कर देना पड़ता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ना होता था, उसके लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे, उसका भी उन्हें कर देना होता था। और मकान पर छाजा डालना होता था, उसके लिए भी उन्हें कर देना पड़ता था। और एक होता था कर वैटी, जो नकद नहीं ली जाती थी, रुपए नहीं लिए जाते थे, उनकी बजाय क्या किया जाता था, जबरदस्ती लोगों को श्रम करवाया जाता था, परिश्रम करवाया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। मतलब जो आम जनता से, साधारण लोगों से, किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से या फिर व्यापारियों से जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, वसूला जाता था, वो होता था राजाओं की व्यवस्था का वित्तीय आधार। अन्यथा राजा इतना वित्त कहाँ से लाए, धन कहाँ से लाए। लेकिन इस धन का आधार था वो इन्हीं से प्राप्त किया गया संसाधन होते थे, इन्हीं से प्राप्त किया गया धन होता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो किसानों, पशुपालकों, कारीगरों या व्यापारियों से टैक्स से प्राप्त धन होता था, उसी धन के द्वारा राजा होते थे वो दुर्ग का निर्माण या मंदिरों का निर्माण करते थे और उन्हें युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। युद्ध में लड़ने के लिए भी जो धन चाहिए, जो अन्न चाहिए, वो वगैरह सभी इन्हीं से प्राप्त होता था। जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं
बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। मतलब राजस्व कर की वसूली के लिए जो पदाधिकारी होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। उनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो अब वर्तमान की तरह एग्जाम परीक्षा वगैरह करवा कर फिर उसकी मेरिट निकलवा कर नहीं करती थी। जो प्रभावशाली परिवार है, मतलब ताकतवर परिवार है, जिसका प्रभाव है कहीं से क्षेत्र के ऊपर, उस परिवार को दी जाती थी और प्रायः ही वंशानुगत होती थी। जिसका बाप मतलब पदाधिकारी था राज्य वसूली कर का, उसी का बेटा फिर उसी पद पर रहेगा, फिर उसका पोता, इस प्रकार से वंश के आधार पर वो चलता था। और सेना में भी ऐसे ही होता था कि जो राजा के निकट संबंधी होते थे उनके, जैसे कि उनका भाई का लड़का हो या इस प्रकार से जो संबंधी रिश्तेदार होते थे, उन्हें ही बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाता था। अब प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य भी नहीं हो सकते, सभी सही हो ये भी नहीं हो सकते, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। शासक था जो उस समय का, वो खुद को ताकतवर वगैरह किस प्रकार की उपाधियाँ वगैरह बताना चाहती थी, ये परिस्थितियों के जरिए हमारे को पता चलता है। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब कई नागभट्ट की उपलब्धियां हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा ही था। और संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया है। राजा लोग होते वो प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, भूमि उन्हें भेंट करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले के लिए को दिए जाते थे। मतलब वर्तमान में जिस प्रकार से अपन को सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस प्रकार से अपन को अंक तालिका भी उदाहरण के लिए दी जाती है, या फिर अपनी ज़मीन का पट्टा होता है वो इस प्रकार से दिए जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में उस कागज़ के स्थान पर तांबा धातु है उसके पत्र बनाए जाते थे, पेज के आकार के, इस प्रकार से तांबे की धातु के बनाए जाते थे और फिर उनके ऊपर लिखकर उनको दिया जाता था, जिसे कहते हैं ताम्रपत्र। तो थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा था। ये जो चित्र क्रमांक 2 में दिया गया है, ये इस अभिलेख उल्लिखित इलाकों में से कुछ का मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का इसमें उल्लेख है। जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी हुई है, राजा की मोहर लगी हुई है, और जो ये बतलाने के लिए कि ये प्रामाणिक दस्तावेज है, ये प्रमाणिक है, इसके ऊपर एक मोहर लगी हुई है। जिस प्रकार से ये अपन को प्रवेश पत्र देते हैं तो उसके ऊपर अपन को प्रधानाचार्य जी मोहर लगवाकर और हस्ताक्षर करके देते हैं, उसी प्रकार इसके ऊपर उस समय के राजा के मोहर लगी हुई है। भूमि के साथ साथ और क्या दिया जाता था, यह चोलों द्वारा की गई भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश दिया गया है जिसका अपन अध्ययन करेंगे। उसमें वो बताते हैं कि हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है कि इतनी तक भूमि की सीमा है इस प्रकार से। और इस भूमि पर ये चीज़ें भी हैं कि फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें इत्यादि वहाँ पर हैं। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। जिसको भी ये इतनी सारे जिसमें सुविधा हैं और ये जमीन जिस व्यक्ति को मिलती है वो कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। न्यायाधिकारियों द्वारा जो जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर है उसका वो वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल
कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी उसके अंदर बनवा सकता है। उससे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। इसके अंदर अधिक से अधिक सिंचाई के स्रोतों के बारे में बताया गया है। और इसमें एक ज़मीन है जिसके चारों साइड क्या की हुई है, कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया हुआ है। और इस भूमि पर ये चीज़ें भी है, भूमि जिसको दी जा रही है उसके साथ साथ ये इसमें जो दिए गए ऊपर फलदार वृक्ष है, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह इत्यादि जो दिए हुए, ये सारी सुविधा है, सुख सुविधा। और अब इस चीज ज़मीन को जो लेगा वो कर भी वसूल कर सकता है, कपड़ों पर वगैरह, कपड़े बुनने वगैरह इत्यादि कामों पर, मकान भी डबल बना सकता है इस प्रकार के। और लेकिन उसको एक सुनिश्चित करना होगा कि पानी व्यर्थ न गवाएं और तटबंधों का निर्माण हो। जल संरक्षण पहले भी होता था, इसे ये ज्ञात होता है। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य रचा गया है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया गया है। ये कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। ये कल्हण नामक एक रचनाकार हुए हैं जिनकी पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों या प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल कर उस पुस्तक की रचना इन्होंने की है। लेकिन प्रस्तुतियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था।